संगठन संरचना या ढांचा के प्रारूप या प्रकार। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला है कार्यात्मक संगठन, प्रभागीय संगठन, रेखा संगठन अथवा शीर्ष संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन अथवा शीर्ष एवं समांतर संगठन। पहला है कार्यात्मक संगठन ढांचा। इसके अंतर्गत एक समान प्रकृति वाले सभी कार्यों क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें विभाग कहते हैं। जैसे एक निर्माणी संस्था की सभी क्रियाओं को उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग एवं सेवी वर्गीय विभाग में विभाजित किया जा सकता है आदि, और उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है। दोनों में अंतर केवल यह है कि टेलर या संगठन ढांचा निरंतर निम्न स्तर पर लागू होता है, जबकि कार्यात्मक संगठन ढांचा का प्रयोग उच्च स्तर पर होता है। कार्यात्मक संगठन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। पहला है विशिष्टीकरण के लाभ। पूरी कंपनी को मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक विभाग में कर्मचारी द्वारा समान काम किए जाते हैं। यह उनकी कुशलता को बढ़ाता है। इसी प्रकार कम समय में अधिक व अच्छा काम किया जाता है। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय की स्थापना। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपनी अपनी जॉब के विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। कार्यात्मक संगठन में एक ही काम को बार बार किया जाता है, इसलिए यह प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि में सहायक होते हैं। चौथा है प्रबंधकीय प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। संगठन के इस प्रारूप में कार्यों, प्रयत्नों तथा संसाधनों की आवश्यक दोहराई समाप्त हो जाती है। जैसे वित्त का कार्य केवल वित्त विभाग द्वारा किया जाता है तथा उत्पादन लागत में कमी आती है। पांचवा है सभी कार्यों को समान महत्व। संगठन के इस प्रारूप में सभी कार्यों क्रियाओं को समान महत्व दिया जाता है। पांचवा है प्रशिक्षण में सहायक। यह कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायक है, क्योंकि इसके अंतर्गत कर्मचारियों की समिति कौशल पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए वित्त विभाग के कर्मचारियों को केवल वित्तीय मुद्दों से संबंधित प्रशिक्षण ही दिया जाता है। कार्यात्मक ढांचे के दोष। अंतर्विभागीय समन्वय में कठिनाइयाँ। इसमें विभागीय प्रबंधों का सीमित दृष्टिकोण होता है। वे अपने विभाग के बाहर कुछ नहीं देखते। सभी विभागीय प्रबंध अपनी मनमानी में से काम करते हैं। इससे अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। दूसरा है हितों में टकराव। इसमें वे सभी अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं। यदि उनके हित एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे तो विभिन्न विभागों में मतभेद एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यात्मक ढांचे की उपयुक्तता। जहाँ क्रियाओं में विविधता या विशिष्टीकरण हो, जहाँ व्यावसायिक इकाई का आकार बड़ा हो, विभागीय ढांचा। और इसमें बोला गया है यदि किसी व्यवसाय उपक्रम में एक से अधिक प्रकार के उत्पादन किया जाता है, पूरी संस्था को वस्तुओं के आधार पर अलग अलग प्रभावों में बांट दिया जाता है। जैसे
क्रय विक्रय विज्ञापन उद्यापन वित्तीय आदि। ये सभी कार्य सभी भागों द्वारा अलग अलग संपन्न किए जाते हैं। विभागीय अध्यक्षों का विकास। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपने उत्पादन से संबंधित सभी कार्य जैसे क्रय विक्रय विज्ञापन आदि वित्त को देखता है। दूसरा, प्रभागीय परिणामों को आंका जा सकता है। इसमें डिजिटल के लाभ हानि को अलग अलग के रूप में आंका जाता है। इसी आधार पर डिजिटल को बंद करने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही गौर प्राप्ति के लिए विभाग को जवाबदेह किया जा सकता है। शीघ्र निर्णय। प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होता है। एक डिवीजन का प्रत्येक अपने डिवीजन के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। अतः निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं और प्रभावी होते हैं। लोच। शीघ्र निर्णय लिए जाने से लोच आती है। उत्पादन विशिष्टीकरण। एक उत्पादन में संबंधी सभी क्रियाओं को एक विभाग के अंतर्गत समूहित किया जाता है, जिससे उत्पादन विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। प्रभावी अध्यक्षों के मध्य संघर्ष। प्रत्येक डिविजनल अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार संसाधनों की मांग करते हैं और स्थिति उनके मध्य संघर्ष उत्पन्न करती है। विभागीय ढांचे संगठन की योग्यता। जब एक से अधिक मुख्य उत्पादनों का निर्माण किया जाता है तब संस्था का आकार बहुत बड़ा हो। जब प्रत्येक उत्पादन के निर्माण के लिए अलग अलग तकनीकों एवं विज्ञापन की पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है। औपचारिकताएं तथा अनौपचारिकताएं संगठन। औपचारिकताएं संगठन से आशय ऐसे संगठन से है जिसमें प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी जाती है। जब किसी संगठन के दो या दो से अधिक व्यक्तियों की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतनापूर्वक समन्वित किया जाता है तो ऐसे संगठन औपचारिक संगठन कहलाते हैं। लक्षण अथवा विशेषताएं। स्थापना, आपसी संबंध, औपचारिक अवस्थितियां, समन्वय, स्तर, ये सब इसकी औपचारिकताएं होती हैं। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन के लाभ। जैसे कार्यों का दोहराव नहीं होता। औपचारिक संगठन में सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलता है और किसी भी कार्य की छूट जाने या कोई आवश्यक रूप से एक ही अधिक बार होने की संभावना समाप्त हो जाती है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। औपचारिक संगठन के अंतर्गत सामान्य स्थापित होगा। सभी भौतिक एवं मानविक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होने के कारण संस्था के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कार्य पर अधिक बल। इस संगठन में अतः व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। अनौपचारिक संगठन की सीमाएं या दोष। कार्य में देरी। इसमें प्रत्येक कार्य में
नियमबद्ध होने के कारण कार्य में आवश्यक देरी होती है। संबंधों या यंत्रीकरण, विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों को परिभाषित करके उन्हें इस प्रकार जकड़ दिया जाता है कि चाहते हुए भी अन्य लोगों के ज्ञान एवं अनुभव का लाभ नहीं उठाया जा सकता। अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन का आशय ऐसे संगठन से है जिसका स्थापना औपचारिक रूप से कम करते समय व्यक्तियों में अनायास की पारस्परिक समान हितों, रुचियों, धर्म एवं सामाजिक समझों के कारण ही होती है। यदि क्रय विभाग के पर्यवेक्षक को कार्य संबंधी कोई समस्या है तो वह अन्य विभाग के प्रबंधक या पर्यवेक्षक से सलाह ले सकता है। इसकी परिभाषाएं हैं। वह संगठन अनौपचारिक है जिसमें आपसी संबंध संयुक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं। अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं हैं। स्थापना, उद्देश्य, लिखित नियम नहीं, स्वतंत्र संदेश वाहन, श्रृंखला, अधिकार, दायित्व, संबंध, संरचना, स्थायित्व, लोचकता। यह व्यक्तिगत होता है। पहला है उद्देश्य। इस संगठन का उद्देश्य व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति व आपसी हितों की रक्षा करने से है। लिखित नियम नहीं। इस संगठन में आपसी व्यवहार में कोई लिखित नियम व प्रतिक्रियाएं नहीं होती, फिर भी इसकी अपनी सामूहिक परंपराएं होती है, जैसे जिनका पालन हमें करना पड़ता है। संरचना। अनौपचारिक संगठन की कोई स्पष्ट व परिभाषित संरचना नहीं होती क्योंकि वह सदस्यों के मध्य सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों के कारण स्थापित होती है। अनौपचारिक संगठन के लाभ। प्रभाव पूर्ण संवेदनशील वाहन। इसके माध्यम से संदेश अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। समूह के सभी सदस्य संगठनात्मक व व्यक्तिगत मुद्दों पर एक दूसरे का साथ देते हैं। अनौपचारिक संगठन की सीमाएं। समूह परंपराओं का दबाव। कई बार अनौपचारिक समूहों में एकत्रित हुए कर्मचारी अपने लक्ष्य से बेखबर हो जाते हैं और सभी एक आह्वान से अधिभारित अधिकारियों का विरोध करने का निर्णय ले लेते हैं। अन्य जहां एक और औपचारिक संगठन संस्था के उद्देश्यों को सरलता प्राप्त करने के में सहायक होता है, वहीं दूसरी ओर यदि ठीक से प्रयोग में लाया जाए तो अनौपचारिक संगठन का महत्व भी कम नहीं है। इसी प्रकार दोनों के संगठन भी आवश्यक होते हैं। अधिकार अंतर्गत का भारापण। जब प्रबंधक के पास कार्यभार अधिक हो जाता है तो वह अकेले सारे कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता, लेकिन मात्र कार्य का विभाजन कर देने से ही कार्य की सफलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अधिकार अंतर्गत के तत्व। पहला है अधिकार, उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता या जवाबदेही।
और लास्ट टॉपिक है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर। इससे कोई पहला है अर्थ। अधिकार संबंधों के ढांचे के रूप में प्रबंध द्वारा उत्पादन किया गया संगठन को औपचारिक संगठन कहते हैं। आपसी संबंधित के कारण स्वतः उत्पन्न संगठन को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। दूसरा है उद्देश्य। ये संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ये संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बनाए जाते हैं। आकार। औपचारिक संगठन का आकार बहुत ही बड़ा हो सकता है। ऐसे संगठन का आकार प्रायः छोटा रहता है। स्थापना। अनौपचारिक संस्था की स्थापना योजनाबद्ध तरीके से ही की जाती है। औपचारिक संगठन की स्थापना नहीं की जाती। और लास्ट है अधिकार सत्ता। इनकी अधिकार सत्ता पद के साथ जुड़ी रहती है तथा इनका प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसकी अधिकार सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है तथा इसका प्रभाव ऊपर से नीचे या सफलता रूप में हो सकता है।